हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सैम्पल पेपर कर रहे हैं जो कि क्लास 10th की साइंस से रिलेटेड है। आज हम एग्जाम आइडिया वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि सैम्पल नंबर 6 से 15 तक के हैं। इसमें हम सेक्शन नंबर ए के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, फिर मैं इसके बाद आपके लिए सेक्शन बी लाऊंगी, फिर सी और फिर डी। देखिए हमें क्या रखा है, देखिए स्टडी द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। देखिए आप अपना डायग्राम देखिए, इसमें क्या है जिंक और इसमें क्या डाल रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे एक बार बताइए, जब जिंक में H2SO4 डालूंगी, देखो जिंक किस फॉर्म में होता है सॉलिड, अगर मैं उसमें H2SO4 डालती हूँ और ये कैसा है H2SO4 अपना डाइल्यूट, तो क्या फॉर्म होएगा जिंक सल्फेट, प्लस में क्या निकलेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन गैस निकल ली है और आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके साथ जलती है बेटा, पोप साउंड के साथ। तो अब हमें इसमें गैस आइडेंटिफाई करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल गलत है। अब देखिए अभी हमें ऑप्शन को जरूर रीड करना चाहिए, इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। देखिए जैसे इसने क्या रखा है CO2 गैस जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन ड्यू टू विद द कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली, ये भी ठीक है कि ऑक्सीजन कैंडल्स को ब्राइटली बर्न करती है, मतलब ये ऑप्शन ठीक दिए हुए हैं। लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाई। देखिए हाइड्रोजन निकली है, हमने अभी रिएक्शन को करके देखा है। और अगला कह रहा है ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड निकली है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्या प्रॉपर्टी है, वो स्मोकेटिंग स्मेल रखती है, मतलब वो हमें दम घोटने में हेल्प करती है ना, दम घोट देती है मतलब ये गैस। तो इसका मतलब आपका क्या ऑप्शन आएगा, हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफ है और हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम जानते हैं, एसिड में कोई अल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो हमें पीएच बताना है। अगर मैं एक्सेस एसिड डाल दूं किसी अल्कली में, मुझे बताइए जब मैं किसी अल्कली में एक्सेस एसिड डाल दूंगी तो उसमें कैसा करैक्टर होगा, एसिड वाला। कैसा करैक्टर होगा, एसिड वाला। तो मतलब जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट। बेटा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसको। अगर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मान लो और वीक बेस होगा, कैसा होगा, वीक बेस, तो हमारा जो साल्ट बनता है उसका इफेक्ट कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, प्लस वाटर तो बनेगा ही। ठीक है, अब देखिए हमारे इसमें, और हम पीएच भी जानते हैं बेटा, जो हमारा पीएच होता है वो 0 से लेकर कितने होते हैं, 14 नंबर। 7 नंबर तक, 7 नंबर को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। 0 से लगभग देखो 1 2 और 3 तक कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3 से ऊपर वाले कैसे होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, और 7 से लेकर 10 तक वालों को हम बोलते हैं वीक बेस, और 10 से 14 वाले को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पे ए पे पीएच वैल्यू कितनी है, 14। तो इसका मतलब ये एसिडिक नहीं है, क्योंकि हमें बताना है एक्सेस जब हम डाल देते तो क्या बचेगा। हमने देखा एसिडिक इफेक्ट होना चाहिए साल्ट का, कैसा होना चाहिए, एसिडिक। तो ए पे तो 14 है, नहीं होगा। बी पे मान लो 13 है तो ये भी नहीं होएगा। सी पे भी 7 से ऊपर है तो ये भी नहीं होएगा। और डी पे क्या है बेटा, 0 से 7 के बीच में आ रहा है, तो मतलब इफेक्ट कैसा है, एसिडिक। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये मेरी रिएक्शन दे रखी है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखिए हमें देखा कॉपर सल्फेट प्लस Fe मिलकर क्या बन रहा है, कॉपर प्लस FeSO4। अब यहाँ पे देखिए Fe से क्या बना, FeSO4, तो मतलब Fe में ऑक्सीजन ऐड हुई है, क्या हुई है, ऑक्सीजन ऐड। तो Fe का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या खुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, उसको क्या बोलूँगी मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलूँगी बेटा मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और कॉपर सल्फेट से क्या बना है बेटा, कॉपर, मतलब इसमें क्या हुई है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है। जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिड्यूज कौन हुआ है बेटा, रिड्यूज हुआ है कॉपर सल्फेट। और जो खुद रिड्यूज होता है वो खुद का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा, देखो ये कैसा बनाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या माना जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी क्या है, कॉपर सल्फेट। अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन ठीक है। देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज आयरन हुई है, ये बिल्कुल करेक्ट है। रिड्यूसिंग एजेंट आयरन है। अब देखिए इसमें देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट आयरन है, हमने सोल्व करके देखा है, यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। एक बार हम बाकी ऑप्शन को भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए सब्सटेंस
ऑक्सीडाइज आयरन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट FeSO4 है, बिल्कुल गलत है। और इन दोनों में तो ऑप्शन वैसे ही पहला गलत है कि और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, इसमें आयरन की जगह क्या दिखा रखी है, कॉपर और कॉपर सल्फेट, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड बीटर होते हैं टेस्ट में, बिल्कुल गलत है बेटा। कैसे होते हैं वो, सोर, सोर का मतलब खट्टे। कैसे होते हैं, SOUR। एसिड कैसे होते हैं, सोर्स होते हैं टेस्ट में। एसिड मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं बेटा, बिल्कुल ट्रू है। दे आर इजिली सोल्यूबल इन वाटर, ये भी ठीक है। जब एसिड को पानी में घोला जाता है तो कैसा एसिड बनाया जाता है, डाइल्यूट। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर Q और R दोनों ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C को करेक्ट करेंगे, Q and R। नेक्स्ट देखिए, During the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है जो कि मैंने ह्यूमिड डे पे बनाई है, तो गैस जो पास हुई है गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है गार्ड ट्यूब में। देखिए ह्यूमिड डे है, ह्यूमिड डे पे क्या होता है, हमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाना होता है ना। तो आपने देखा होगा जो वो सिलिका होता है, सिलिका जो जूतों के अंदर भी आता है ना, चमड़े के जूतों के अंदर, तो वो पाउच किस लिए होते हैं, ताकि वो उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें, है ना। तो आपको इसलिए ऑप्शन नंबर C पे जाना है। देखो अब ये कह रहा है एब्जॉर्ब द इवोल्ड गैस, बिल्कुल गलत है। वो क्या करता है, जो गैस इवोल्व होगी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को। जो गैस से मॉइस्चर निकलेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। आगे गैस को मॉइस्चर बनाता है और भी मॉइस्चर प्रदान करेगा, ऐसा नहीं है। क्लोरीनाइन को करेगा, ये भी नहीं है। तो वो किस लिए डाला जाता है बेटा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि चीज़ें खराब ना हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी डे पे मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती जाती है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक स्टूडेंट है एड्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन 2 बीकर, जिसके नाम क्या है, P और Q। देखिए बेटा मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है, एक बीकर है P और एक बीकर है Q। P में उसने डाला जिंक और Q में डाला उसने सिल्वर, डाल दिया। फिर उस स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया जो कलर है P बीकर में उसमें तो चेंज हुआ, और जबकि Q बीकर में चेंज नहीं हुआ। और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। मुझे बताइए जिंक में कॉपर सल्फेट डाला तो क्या बना, जिंक सल्फेट। वाई, क्योंकि जिंक कॉपर से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, और कॉपर अलग हो गया, तो इसमें कलर चेंज हुआ, है ना। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो कलर चेंज हो गया। आगे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए कलर चेंज हो गया। अब देखिए सिल्वर को कॉपर सल्फेट में डाला, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए सिल्वर कॉपर से क्या है, कम रिएक्टिव है, इसलिए नो रिएक्शन होगी, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब इसमें बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। ठीक है, जिंक के बाद कौन रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर, कॉपर के बाद कौन है, Ag। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, जिंक। अब देखो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है, मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम कौन है, सिल्वर। सिल्वर से कम कौन है, कॉपर। कॉपर से ऊपर कौन है बेटा, जिंक। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हमें ये क्या दे रखा है बेटा, इथेनॉल। किसका फॉर्मूला है ये, इथेनॉल। इथेनॉल में मैंने क्या डाल रखा है, अल्कलाइन KMnO4 डाल रखा है, और उससे इथेनोइक एसिड बना रखा है। क्या बना रखा है, इथेनोइक एसिड। तो मुझे बताइए इसमें पहले ऑक्सीजन कितनी थी, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है ना, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो अल्कलाइन KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ऐड करवाया है। क्या करवाया, ऑक्सीजन को ऐड करवाया। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिल्कुल गलत है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो पानी को रिमूव कर देता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को रिड्यूस करने का काम करेगा। आगे देखो भाई, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए प्लांट। देखिए प्लांट की बॉडी से क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकलता, बताइए। रेसिन और गम्स तो निकलते ही हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं। आगे है ड्राई लिस्ट, सूखी पत्तियाँ, पतझड़ आती है तो प्लांट्स की जो सूखी पत्तियाँ वो झड़ जाती हैं, एक्सेस पानी को वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से अलग कर देते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर जो यूरिया है ये आएगा इसमें, क्योंकि प्लांट्स यूरिया को खाद के रूप में हम स्पेशली मार्केट से खरीद के लेके आते हैं ताकि उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए पौधों की, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर क्या आएगा, यूरिया। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, इन विच ऑफ दीज रीजन या ऑर्गन कुड बी इट अकरिंग। देखिए यहाँ पे डायग्राम को देखिए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। देखिए ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, क्या है, आरबीसी है। देखिए ऑक्सीजन तो जा रही है और CO2 एंटर कर रही है ब्लड में, है ना। तो आरबीसी का काम क्या है, हीमोग्लोबिन को
आरबीसी में हीमोग्लोबिन का पाया जाता है। उसका काम क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखना, काम है ना उसका। अब तुमने देखा कि यहाँ पे O2 तो जा रही है ना, और CO2 एंटर कर रही है, मतलब जाना आना, ऐसे रेस्पायरेशन हो रहा है ना, ये बार बार क्या हो रहा है? रेस्पायरेशन। तो हमारी बॉडी की कौन कौन सी ऑर्गन है जो ये सब करती है? लंग्स भी करता है, हार्ट भी करता है, ब्रेन भी, सब में ऐसा होता है। इसलिए अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा, जिसमें 3 ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है अपना, इन पीज ए प्योर प्लांट TT, टोल प्लांट है ये में, क्रॉस किया गया एक शॉर्ट प्लांट स्मॉल TT के साथ। तो रेशियो बताना है प्योर प्लांट का शॉर्ट प्लांट के साथ F2 जनरेशन में क्या होगा। देखो बेटा, मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या करते थे हम? देखो कैपिटल TT के 2 अलग कर दिए मैंने, स्मॉल TT को भी 2 अलग कर दिया गैमेट्स को। अब देखिए, पहले मैं T की इन दोनों के साथ करवाऊंगी, कैपिटल T की स्मॉल t के साथ करी तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर इस T को इसके साथ करवाऊंगी तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो हमने देखा F1 जनरेशन में सारे के सारे जो मुझे प्लांट्स मिले, सारे के सारे क्या हैं? टोल प्लांट्स। कैसे हैं? टोल। अब बताइए, क्या ये प्योर है? नहीं, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्योर वाले हैं, है ना। आगे देखो, मिक्स वाले हैं ये। अब देखो, अब F2 जनरेशन देखनी है हमें, हम इन्हीं जनरेशन के 2 पौधों को लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे। देखो, इस कैपिटल T को पहले इन दोनों के साथ कीजिए, कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T और स्मॉल t हो गए ना। तो बिल्कुल प्योर वाले क्या है? एक ये वाला कैपिटल TT और एक स्मॉल TT वाला। तो प्योर प्लांट कितने हो गए? 2, और इम्प्योर भी कितने बच गए? ये दोनों। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 2:2 कट के कितना आ गया? 1:1। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे क्या रखी है? ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद पुबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ। मुझे एक बात बताइए, बॉडी में पुबर्टी के दौरान, पुबर्टी कौन सा टाइम होता है बेटा? टीन एज वाला टाइम। कौन सा होता है? टीन एज वाला, जब हमारे सेक्सुअल हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पता है जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस से निकलता है मेल में, और ओवरी से एस्ट्रोजन निकलता है फीमेल के अंदर। अब देखो, इसने क्या रखा है? टेस्टिस तो एस्ट्रोजन निकालते हैं, बिल्कुल गलत है। ओवरी टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं, बिल्कुल गलत है। एस्ट्रोजन निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से, बिल्कुल गलत है। टेस्टोस्टेरोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। और जो टेस्टोस्टेरोन है थायराइड ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, बिल्कुल गलत, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ से भी पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन निकलता है ना। तो इसका मतलब ये हमारे गलत हैं। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑप्शन करेक्ट लिस्ट द चेंजेज वी अकर इन मेल ड्यूरिंग पुबर्टी। अब इसने क्या रखा है? पुबर्टी के दौरान मेल में क्या क्या चेंजेज आएंगे। देखो, उनके हेयर फेस पे थिक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बाल आने लग जाते हैं फेस पे, वॉइस क्रैकल हो जाती है, बहुत भारी आवाज़ हो जाती है लड़कों की, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बड़ा हो जाएगा, ये भी ठीक है। आगे अगला ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊँगी। बी में देखिए, थिन, कम बाल आते हैं बॉडी पे, ये बिल्कुल गलत है, ज़्यादा बाल आएंगे। साइज ऑफ द ब्रेस्ट इंक्रीज होएगा, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। पिच वॉइस की इंक्रीज होगी, पिच बढ़ती है लड़कियों के अंदर। किसमें बढ़ती है बेटा? लड़कियों में। अगला है साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज, ये भी गलत है, गर्ल्स में होता है। बिगनिंग ऑफ मैंसुरेशन, ये भी गर्ल्स में होता है। फेस पे बाल आना, बॉडी पे बाल आना, ये लड़कियों के भी हो जाते हैं, लेकिन बॉयज में ज़्यादा होते हैं। आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंज होती है, ये एनलार्ज हो जाएगी, ये ठीक है। साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज होगा, ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 मिनट में पास हो रहा है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। देखिए बेटा, हम जानते हैं क्यू, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एन गुना में ई। अब बेटा इसको मैं पेपर पे सोल्व करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा जगह छोटी है। देखिए, हमारे पास क्यू बराबर क्या होता है? एन गुना में ई। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 की पावर 21। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 गुना में -19 कूलम चार्ज होता है। अब बताइए कितने बचे? 10 की पावर 21 में से 19 गए, तो 10 की पावर 2 गुना में 1.6, कितना बचा? ये 100, 16 बटे में 10। तो कितना चार्ज आएगा? देखिए 0 से 0 कट गया, 160 कूलम चार्ज आ गया। कितना आ गया? 160। और टाइम हमारे पास कितना है इसमें? टाइम हमें दे रखा है बेटा 4 मिनट। कितना दे रखा है? 4 मिनट। हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो कितने हो गए? 240 सेकेंड। और हम जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बटे में टी। अब बताइए क्यू कितना है हमारे पास? यहाँ पे 160, टी कितना है? 240। तो ये काट पीट के कितना आएगा? देखिए 0 से 0 कट गई। अब ये जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 3 बाहर 2 अंदर, 0 28, सॉरी वो 18,
18 0.66 एम्पियर, जिसको मैं 0.7 एम्पियर भी लिख सकती हूँ। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बेटा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखिए आगे, फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग सोलेनॉइड, देखो हमें दे रखा है एन और एस पोल्स क्रिएट किए गए हैं दो एंड पे। अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए इसने क्या रखा है, फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल गलत है। सोलेनॉइड में देखो कैसे चलती है फील्ड लाइन, ये बताइए। जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है, टर्न कर दिए वायर्स को, ठीक है, इसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस ऐसे कर दिया कनेक्ट, ठीक है, एक बड़ा प्लस, ये बैटरी हो गई हमारे पास। अब बताओ इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलेंगी ना, कर्ड बनेंगी ना, कैसे बनेंगी? कर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कोइल। देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी बना है और आउटसाइड भी है, ठीक है। सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है। किसमें? सोलेनॉइड के अंदर। आगे, जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड का डिफरेंट होता है फ्रॉम द पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। ये बिल्कुल ठीक है। बार जो मैग्नेट है, हमें कौन सा ऑप्शन बताना है बेटा? इनकरेक्ट। तो हमारा ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? देखिए भाई, मेरे को एक बात बताइए, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं, हाँ ये कैसी लाइन है? कर्व लाइन। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ इनकरेक्ट पे जाएंगे। किस में जाएंगे? लेकिन एक बात है कि जो बार मैग्नेट होता है ना, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही बनता है, ये भी ऐसे बनता है, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे बनता है ना। और इसने क्या रखा है? वो डिफरेंट है। भाई डिफरेंट तो नहीं है, सेम है सोलेनॉइड और इसका, है ना। और आगे है, नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज करते हैं पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज हो जाएंगे। अब देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन, ये तो स्ट्रेट नहीं आई, कैसी लाइन है? कर्व्ड लाइन। कैसी है? कर्व्ड। तो मैं इसमें दोनों ही ऑप्शन को इनकरेक्ट मानूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, उसकी पावर कितनी है? 200 वाट, और ये ऑपरेट किया गया है 1 आवर के लिए, और 1 आवर तो मॉर्निंग में जा रहा है, वो 1 आवर इवनिंग में। तो कितना टोस्टर 10 दिन में यूज करेगा, कॉस्ट बतानी है, और वो 5 रुपये पर किलोवाट आवर से है। देखिए बेटा, मैंने इसको सोल्व कर रखा है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो पावर है, पावर तो इसमें ली गई है बेटा 200 वाट। कितनी ली गई है? 200 वाट। और हमें क्या रखा है? ये 1 घंटा तो इवनिंग में चला है और 1 घंटा मॉर्निंग में चला है। तो बताइए टाइम फॉर 1 डे, एक दिन में टाइम कितना लिया इसने? 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटा मॉर्निंग और 1 घंटा इवनिंग। तो टाइम फॉर 10 डेज में कितना टाइम लगेगा? 10 गुना में 2, 20 घंटे यूज किया। और देखिए पावर, और इसने क्या क्या रखा है? 2 घंटे इसने लिया। अब ये पावर हो गई हमारे पास, है ना। और हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर गुना में टाइम। पावर कितनी है? 200। इसको किलो में चेंज करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो किलोवाट आ गया ये। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगी? 200 बटे में 1000 गुना में 20, 0 से 0 कटी, 0 से 0, इस 0 से 0, 2 दूनी कितने हो गए? 4। क्या आ गया? ये किलोवाट आवर आ गई। तो 1 किलोवाट आवर का खर्चा हमारे पास कितना दे रखा है इसने? 5 रुपये। तो 4 किलोवाट आवर का खर्चा कितना आएगा बेटा? 5 गुना में 4, कितने रुपए आ जाएंगे? 20 रुपये। कितने आ जाएंगे? 20 रुपये। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट, हमने इसमें ऑप्शन नंबर किसको करेक्ट किया है? ऑप्शन नंबर देखिए 15 का ए को करेक्ट किया है। अगला है, एक मेटल रोड है PQ, उसको प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में। द एंड्स ऑफ रोड कनेक्ट किया गया है विद ए बैटरी यूजिंग वायर, वायर का यूज करते हुए। देखिए कर रखा है। तो अब हमें बताना है वेयर विल द रोड मूव। मुझे एक बात बताइए, देखिए आपको यहाँ पे दिखा रखा है ना, देखो डायग्राम में देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जा रहा है? ऊपर की तरफ, है ना, अपवर्ड। और करंट का जा रहा है हॉरिजॉन्टल। तो मुझे एक बात बताइए, अब हम जानते हैं 3 डायरेक्शन होती है। हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ऐसे हम जानते हैं ये कितने होते हैं? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऊपर और ये जा रहा है ऐसे, है ना। तो इसका मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी, देखो ऐसे, है ना। तो वो किधर जाएगी? वो आउट ऑफ द फील्ड, फील्ड के बाहर। अब देखो इनटू द फील्ड क्यों नहीं जाएगी? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया मेरा। देखो इसको बोलेंगे, अंगूठे को बोलेंगे फादर, इसको बोलेंगे मदर, और मिडल फिंगर को बोलेंगे फादर मदर चाइल्ड। सी का मतलब करंट। अब मैंने देखा करंट तो ऐसे जा रहा है हमारा, देखिए
इस वाली फिंगर से जिसको मैं हिला रही हूँ, करंट गया। कौन सी फिंगर है ये? मिडल फिंगर। और हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है बेटा? देखिए किस साइड है हमारा, जिधर मैंने दिखा रखा है उस साइड। और ये देखिए हमारा थंब किधर है बेटा? अब ऊपर की तरफ। किधर है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो फोर्स है वायर पे किधर लगेगा बेटा? ऊपर की तरफ। तो वायर किधर मूव करेगी? ऊपर की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अब हमें क्या रखा है इसमें? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबर्टेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। देखिए बेटा इसको ध्यान रखने का क्या फॉर्मूला है? हाइड्रोजन वो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो इसको ऐसे ध्यान रखिए, हाइड्रोजन हमेशा दुगनी बनेगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबर्टेड दुगना होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से। तो ये क्या है हमारा? ट्रू। और आगे रखा है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2 में होते हैं। गलत है। H2O और O2 में रेशो कितना होता है? अभी मैंने क्या बताया था? 2:1 है, होता है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ये फॉल्स है। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? सी पे। क्यों? इसने क्या कहा? अगर A ट्रू हो और R फॉल्स हो तो किस पे जाओगे? सी। तो हम ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो प्लांट्स हैं उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की संख्या क्या होती है? कम। ये बात ट्रू है। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कुछ ही न्यूट्रिएंट्स को। देखिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओनली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ही प्लांट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे पोटाशियम, ठीक है। इस तरीके से वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, सोडियम। तो इसमें से कौन सा? ये भी ट्रू है। मुझे एक बात बताइए, और ये कह रहा है प्लांट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी वजह से उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की संख्या क्या होती है? कम, क्योंकि उनको वेस्ट प्रोडक्ट को कम ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट कैन बी प्रूव्ड ओनली थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? एक सेम का सेम के साथ। तो अब मुझे एक बात बताइए, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसमेंट है उसको दिया था मेंडल ने, और मेंडल ने इसमें F2 जनरेशन वाले को ड्रॉ करके दिखाया था। और F2 जनरेशन कब बनी थी? अभी हमने देखा था टोल प्लांट, जो सारे F1 जनरेशन वाले आए थे उनकी हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी, और वो कैसे थे? डाई हाइब्रिड। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट कम्बिनेशन होता है और हमें नए कम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं। ये बात बिल्कुल बेटा ट्रू है। जैसे हमने एक किया था मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट, हमने एक राउंड येलो सीड्स रिंकल्ड ग्रीन सीड्स लिए थे, और एक बार राउंड येलो सीड्स लिए थे। उसमें हमें राउंड येलो मिल गए थे, है ना, नए करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट है, इसे मैं इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट अपना फॉल्स है और लास्ट वाला ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे जाऊंगी, क्योंकि डी में क्या रखा है? अगर ए फॉल्स हो और आर ट्रू हो तो हमें ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, एक कंपास नीडल है, जब उसको मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास रख देती हूँ तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, और वो डिक्रीज होएगा व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वायर इज इंक्रीज। मुझे एक बात बताइए, जब अपन इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा? जो सुई है ज़्यादा डिफ्लेक्शन क्यों दिखाएगी? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा। तो हमारा ये फॉल्स है कि करंट बनाने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट नियर द कंडक्शन। देखो जितने ज़्यादा मैग्नेट के वो कंडक्टर के पास आएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है ना, क्योंकि वहाँ पे क्लोज कर्व बनते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के। इसलिए ये हमारा क्या है? ट्रू है कि करंट बढ़ाने से भी वो बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? डी, ठीक है। तो इसमें हम बेटा सेक्शन 1 को कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अनसोल्ड पेपर सैंपल नंबर 7। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी इसमें से कम्बिनेशन रिएक्शन है? देखिए फर्स्ट रिएक्शन देखिए, KClO3 कैसी है? ये हीट मिला और उसके बाद ये 2 में टूट गया। जब टूटता है तो क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। तो टूटना भी कैसा है? ये थर्मल, क्योंकि हीट की हेल्प से टूट रहा है। अगला देखिए, 2 को मिलकर 1 बन रहा है, तो कैसी रिएक्शन होगी? ये कम्बिनेशन। इसमें देखिए 2 मिलाकर 1 बन रहा है, तो ये भी कैसी है? कम्बिनेशन। इसमें देखिए जिंक में FeSO4 डाला तो Fe को हटा दिया उसने, और क्या बन गया? जिंक सल्फेट और Fe अलग हो गया। तो कैसी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें कौन सी बतानी? कम्बिनेशन कौन सी है? बताओ किस किस पे कम्बिनेशन आया था हमारा? एक तो सेकंड पे और एक थर्ड पे। तो कम्बिनेशन कौन सी है? सेकंड और थर्ड। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें सेकंड और थर्ड है। नेक्स्ट देखिए, विनय है, उसने ऑब्जर्व किया कि स्टेन का मतलब दाग, उसने कड़ी के दाग देखे बेटा। देखिए बेटा, विनय ने
क्या देखे, कड़ी के दाग देखे, ठीक है, किस पे देखे, वाइट कलर की शर्ट पे, और वो रेडिश ब्राउन बन गया जैसे ही उसने सोप को उसके ऊपर रब किया। तो बट इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, और जैसे ही बहुत सारे पानी के साथ इसको धोया तो वो वापस से येलो बन गई। तो इसका मतलब इसका रीजन क्या है इस ऑब्जर्वेशन के पीछे, मुझे एक बार बताइए। हल्दी क्या एक इंडिकेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मरिक। वो क्या करती है, एसिड में तो रेडी दिखा देगी, और बेस में दिखाने पर वो कैसी हो जाती है, येलो। कैसी हो जाती है, येलो। इसका मतलब देखिए, जैसे ही हम वाइट शर्ट बिकम्स रेडिश, सॉरी, बेस में कैसा दिखाएगी वो, रेडिश ब्राउन। कैसा दिखाएगी, रेडिश ब्राउन। तो जैसे हमने उसके ऊपर साबुन लगाया वो रेडिश हो गई, और एसिड में कैसी रहेगी हल्दी, येलो। कैसी रहेगी, येलो। तो इसका मतलब एसिड में येलो है, बेस में कैसी हो रही है, रेडिश ब्राउन। तो इसका मतलब हमारा जो साबुन है वो कैसा है, बेस। तो इसका मतलब सोप एसिडिक के नेचर में बिल्कुल गलत है। सोप हमेशा बेसिक होती है, डिटर्जेंट भी बेसिक होते हैं, और जो टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर है, जो रेडिश ब्राउन देती है बेस में, ये बिल्कुल ठीक है। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, वो देती है एसिड में रेडिश ब्राउन, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, इसलिए हम बी ऑप्शन पे जाएंगे, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक स्टूडेंट परफॉर्म सम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, दो सब्सटेंस का और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में क्या है, एक नाइफ से कट कर सकती हूँ, मेटल की प्रॉपर्टी है, नाइफ से कट की जा सकती है। हैमर, हथौड़े से बीट कर सकते हैं, ये भी मेटल है। स्ट्राइकन विद ए मेटल रोड से स्ट्राइक का मतलब मार सकती हूँ, ये भी मेटल है। सब्सटेंस एम स्मॉल पीस बना देगी, जैसे ही कट करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए जब हम नाइफ से कट करते हैं तो स्मॉल पीस हो जाते हैं, ये मेटल होती हैं, और स्मॉल पीस फॉर्म करती है, ये भी मेटल हो सकती है, नॉन मेटल भी। तो दोनों हो गई है। आगे बिटन विद हैमर, हैमर से जैसे बीट किया शेप चेंज होगी और उसमें टुकड़ों में टूट गया, पाउडर बन गया। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेटल। मेक ए साउंड, साउंड कौन प्रोड्यूस करती है, मेटल। और पाउडर में जैसे ही मैं उसको मारूंगी हथौड़े से बन जाएगी, वो क्या है, नॉन मेटल। इसका मतलब हमारा एम क्या है, मेटल, और एन क्या है, नॉन मेटल। तो अब हम ऑप्शन पे जाते हैं, क्या दे रखा है इसने, बोथ सब्सटेंस आर नॉन मेटल, बिल्कुल गलत है। बोथ सब्सटेंस आर मेटल, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल गलत है। सब्सटेंस एम मेटल है और सब्सटेंस एन नॉन मेटल है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें हमें Na+ में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बताने हैं। देखिए बेटा, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 1। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसका नाम क्या होगा, Na+। तो हमने देखे, अब इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। अब एक निकल गया तो कितने बच गए, 10। तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन उतने ही हैं, 11। अब देखो, तो इसमें बाकी कोई ऑप्शन नहीं जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देखिए भाई, कंपोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है बेटा, ये एक घोल होता है जिससे हम हैवी मेटल्स को घोल सकता है ये अपने अंदर। तो इसमें हमेशा याद रखना, जो HCl होता है वो उसके 3 पार्ट लेते हैं, इसको याद रखना बेटा। और दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड होते हैं। एक तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एक हम क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। HCl का रेशो 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1। ठीक है, याद रखना, HCl के 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड के 1 पार्ट। बाकी कोई भी ऑप्शन हो फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सही ऑप्शन याद रहना चाहिए। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब कार्बन कितने होंगे, 4। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। तो कार्बन कितने, 1 2 3 4। तो बताइए ये ब्यूटेन है ना। अगले में देखिए, अब हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को 3 कर देंगे और सेकंड नंबर वाले पे मैंने इस मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो क्या बना, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये भी क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर्स है ना। और ये देखिए 1 2 3 और ऐसे साइड में नहीं, ये CH2 ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से 4 1 2 3 4 और ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, तो सी ऑप्शन पे जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। याद रखना बेटा, इस रिएक्शन में देखो CH3COO नेगेटिव, ये कैसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और C2H5, और उसमें किसी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। देखो बेटा, इसको तोड़ना बताती हूँ मैं, ब्रेक करना। ये ऐसे टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और C2H5 पॉजिटिव। और ये NaOH कैसे टूटेगा बेटा, Na+ और OH नेगेटिव। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्ट होएगा। तो ये क्या बन गया, CH3COO Na, और वो वाला क्या बन गया, C2H5OH बन गया ना। इसी रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, लर्न रखना बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए,
आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए हमारे पास यहाँ दे रखा है, देखो ये यहाँ पर बेटा अपने मुंह के लार में कौन सी होती है, सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकालती है, ये सैलिवरी अमाइलेज। अब देखिए पेट के ठीक नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, पैनक्रियाज, ठीक है, और वो कौन सा एंजाइम निकालती है, पैनक्रियाज ये निकालती है ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम, ठीक है। और ये पेट में निकलता है बेटा पेप्सिन एंजाइम, वो गैस्ट्रिक सेल होती है अपने पेट की दीवारों में, वो निकलती है। तो बताइए सबसे पहले कौन सा एंजाइम निकला था, अमाइलेज। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना स्टमक आता है क्योंकि वो पैनक्रियाज से ठीक ऊपर होता है, तो उसमें कौन सा निकला था, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और ट्राइप्सिन एंजाइम निकला है, वो किसके द्वारा निकला है, पैनक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। वैन वी टच द लीव्स ऑफ द टच मी नोट प्लांट, देखिए जब हम टच मी नोट प्लांट को टच करते हैं तो दे बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप्स, आपको पता है वो फोल्ड अप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। हाउ ड्रूप का मतलब वैसे नीचे नहीं गिरेगी, प्लांट से अलग नहीं होगी, मतलब नीचे झुक जाती है वो। हाउ डज द प्लांट कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ टच, को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, देखिए मैं बता देती हूँ पहले करने से पहले, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में लेते हैं वो, ठीक है, और फिर वो एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ठीक है, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल में लेके जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वो सेल से सेल में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं, सेल से सेल में। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन को टिश्यू से स्पेशल सेल में, बिल्कुल गलत है बेटा, बस याद रखना सेल टू सेल होगा, क्या होगा, सेल टू सेल। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट कैसी होती है बेटा, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जैसे पत्ती का इधर उधर हवा की हेल्प से हिलना, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, स्लो मूवमेंट है, जरूरी नहीं है पत्ती तेज तेज भी हिल सकती है, तो इसमें हमें ट्रू बताना है। दीज अकर आइदर टूवर्ड्स और अवे द स्टिमुलस, देखिए बेटा ये हमेशा स्टिमुलस की तरफ, स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है, कि जैसे हवा चली तो हवा तो किधर भी हो सकती है। दीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की हेल्प से होता है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे मूवमेंट में प्लांट सेल अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने देखा था टच मी नोट प्लांट को हमने टच किया था तो वो फोल्ड अप हो गया था। तो फर्स्ट और देखिए अब इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे हम। नेक्स्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर प्लांट में, मुझे एक बार बताइए, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल, है ना, फ्लावर प्लांट में दोनों होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, ठीक है। आगे तो दोनों टाइप के गैमेट्स यूज होंगे। आगे फर्टिलाइजेशन जरूर होगा क्योंकि बीज बनेंगे उसके अंदर। इट ऑलवेज रिजल्ट इन, और जाइगोट भी बनेगा, वो पहला सेल होगी जैसे एनिमल्स में होती हैं। और ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होते हैं, और ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन बोलेंगे, बिल्कुल गलत है बेटा। क्लोन क्या होता है, देखो मैंने स्पेशल डेफिनेशन लिख रखी है, क्लोन कॉपीड मटेरियल होते हैं जो सेम जेनेटिक से बनते हैं और बिल्कुल वो ओरिजिनल के जैसे होते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान अपने क्लोन भी बना सकता है, और पहली जो क्लोन बनाई गई थी उसका नाम था वो भेड़ की बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, डोली, जो तुमने 7th क्लास के अंदर पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ट्रू हैं, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ए जाइगोट विच हैज एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू ए। मुझे एक बार बताइए, देखिए हम क्या जानते हैं, फादर के पास एक्स और वाई दोनों तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मदर के पास ओनली एक्स ही होता है। जब एक्स एक्स मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, जब वाई और एक्स मिलता है तो बॉय चाइल्ड होती है। अब फादर के पास ओनली एक्स है, तो एक्स एक्स मिले तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आया, गर्ल चाइल्ड वाला, तो हम गर्ल वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। देखिए बेटा इस ग्लास स्लैब को देखिए कैसी है, हेमिस्फेरिकल टाइप की, रेक्टेंगुलर टाइप की नहीं है, कैसी है, हेमिस्फेयर। यहाँ पे इस देखो यहाँ पे ओ पॉइंट को देखिए, ओ पॉइंट पे तुमने देखा एयर एंटर करी, मुझे बताइए सीधे जा रही है या नहीं, बिल्कुल सीधे जा रही है ना। क्या ये अपने पथ से देखो इधर जाके वो डेविएट हो रही है ना, ग्लास में तो वो सीधी एंटर कर रही है ना हवा से। इसका मतलब इसमें इंसिडेंस एंगल और नॉर्मल एंगल, नॉर्मल रे के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल क्या बनेगा, 0। कितना बनेगा बेटा, 0। नेक्स्ट देखिए बेटा इस वीडियो में हम अभी 2 ही पेपर के कर लेते हैं, 2 करके बेटा मैं आपके पास ये सारे डाल दूंगी। अब हम आज करेंगे 6 और 7 के, फिर 8 9 के, आपको ऐसे 5-6 वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग भी लगेगा। देखिए 10 आइडेंटिकल वायर
ईच हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 10 आइडेंटिकल वायर को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है, तो कम्बिनेशन रेजिस्टेंस बतानी है। हम जानते हैं पैरेलल में क्या करते हैं, 1/r करके जुड़ते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर होएगा, 1/1 1/1 1/1। कितनी बार जोड़ूंगी मैं उसको, 10 बार, तो 10 आ जाएगा इसका रिजल्ट। 1 को 10 बार जोड़ूंगी तो क्या आएगा, 10। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 10 है, तो r की वैल्यू निकालनी है कि इक्विवेलेंट कितना होगा, तो उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो 1/10 हो गया, तो क्या गया 0.1 ओम। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला देखिए, एक स्टूडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड देख रहा है, ए से बाहर मैग्नेट है। बताइए ये डायग्राम है, नहीं। ये डायग्राम है, नहीं। ये भी नहीं है, तो यही है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट सी अबव द करंट कैरिंग आई एज शोन इन फिगर। फिगर में देखिए, मुझे एक बार बताइए, ये एरो किधर जा रही है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो कैसे जा रही है, आउट ऑफ पेज। इनटू द पेज नहीं, अंदर की तरफ नहीं आ रही। अप द पेज, ऊपर भी नहीं है, डाउन भी नहीं है। कैसे है बेटा, बाहर की तरफ है, तो आउट ऑफ पेज। नेक्स्ट देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, सॉरी यहाँ पे फ्रेश मिल्क है, उसमें बेकिंग सोडा को हमने ऐड किया, वो लंबा समय लेता है कर्ड बनने में, ये बात ट्रू है। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा ये दूध वाले इसलिए मिलाते हैं ताकि वो दूध खराब ना हो। और हमने देखा था, कभी भी हम उस दूध में दही जमाने की कोशिश करते हो तो उसको लंबा समय लेता है। क्यों, क्योंकि वो बेसिक हो जाता है नेचर में। और कर्ड कब बनता है, कर्ड में आपको पता है लैक्टिक एसिड होता है, एसिड बनना जरूरी है ना। आगे, बेकिंग सोडा डिक्रीज कर देता है पीएच वैल्यू को 6 से कम। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है बेस का पीएच 7 से ज़्यादा जाता है। कितना जाता है, 7 से ज़्यादा। और बेकिंग सोडा डालते ही उसका पीएच क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे देखो, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आगे देखिए, साइटन रीजन ऑफ नर्व फाइबर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ब्रेन। ये बिल्कुल रॉन्ग है। साइटन रीजन कभी भी नर्व फाइबर से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक नहीं लेके जाता। नेक्स्ट है, नर्व फाइबर कैन आइदर हैव और लैक माइलिन शीट। ये बिल्कुल ट्रू है बेटा। नर्व फाइबर होते हैं, उसमें माइलिन शीट हो भी सकती है और नहीं भी। देखो माइलिन शीट कहाँ होती है, जैसे ये न्यूरॉन, देखो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये साइटन बेटा ये वाला हिस्सा होता है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है। देखिए ये जाएगा हमारा, वो ब्रांच जाएंगी, तो इसके ऊपर एक्सोन के ऊपर ये माइलिन शीट होती है ना। कई बार माइलिन शीट हो भी सकती है या नहीं भी, लैक भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, और वो रख भी सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लोन ऑफस्प्रिंग एक ऑर्गेनिज्म की एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, देखो एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेंगे, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होता है। कैसा कॉपी होता है, एग्जैक्ट कॉपी। आगे, क्लोन्स एग्जैक्ट कॉपी होते हैं डीएनए के, ये भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन क्लोन को हम वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्लोन को हम कैसे भी क्लोन को हम डीएनए की हेल्प से बनाते हैं, लेकिन जरूरी है कि एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे करवाएं। इससे ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था जब डोली की हमने शिप को बनाया गया था, जब उसमें 2 का यूज किया था, एक मेल का और एक फीमेल का, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही किया था हमने। इसलिए एसेक्सुअल हो हमेशा ऐसा मतलब उनके पेरेंट्स की ही एग्जैक्ट कॉपी होती है डीएनए की, ये ट्रू है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हम सेक्सुअली भी करवाए था हमने इसको। अलॉय आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन टोस्टर। ये बात ट्रू है। आपने देखा होगा गर्म करने वाली चीज़ों में निक्रोम वायर का यूज किया जाता है। और अलॉय इसके 2 रीजन है, एक तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी से बर्न नहीं होता, वो सिर्फ रेड हॉट हो जाता है, और उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई, तो या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इससे ये ट्रू है। तो हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि ये इसके 2 रीजन हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 सैम्पल पेपर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। आपको ये 2 दिन के अंदर ही सारी वीडियो मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन सेक्शन ए को करवाऊंगी मैं उसमें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर बी को करेंगे। 1 मिनट देख लेती हूँ मैं कि क्या मैं आपको सेक्शन, देखिए बेटा एक सैम्पल पेपर और करवा देती हूँ मैं, है ना। अभी वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई है, एक और करवा देती हूँ। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। मुझे एक बार बताइए, MnO2 में मैंने HCl डाला, उससे मिलकर क्या बना, MnCl2, पानी और क्लोरीन गैस बनी है। अब देखिए HCl से क्लोरीन बनाए तो हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हुई है क्लोरीन को देने के लिए, बिल्कुल ट्रू है। अगला, MnO2 में ऑक्सीजन थी, उससे MnCl2 बनाए, मतलब ऑक्सीजन उससे रिड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब MnO2 का क्या हुआ, रिडक्शन। MnO2 का रिडक्शन हुआ है और MnCl2 बनाए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है
MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। देखो MnCl2 इधर वालों को तो हम लेते ही नहीं है, लिखते हैं इधर ही, लेफ्ट वाले में से ही देखते हैं हम। आगे HCl एक्ट हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। देखो HCl है, HCl का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। और मैंने क्या कहा था, जो खुद ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी नहीं हो सकता। कैसा एजेंट है ये, रिड्यूसिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही ट्रू हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए बेटा मैंने स्पेशल आपके लिए फॉर्मूले लिख रखे हैं। ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCaOCl2। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O। और बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3। किस किस में पानी था, वॉशिंग सोडा में 10 मोलिक्यूल पानी के और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी हाफ मोलिक्यूल पानी के। तो इसने क्या रखा है, किस में नहीं है, किस किस में नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में। तो ये 1st और 4th में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 ml each of concentration HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl, ये हमारा रेशियो है 3:1। तो अब हमने टेस्ट ट्यूब में लिया ABC, 3 टेस्ट ट्यूब ली और तीनों में हमने थोड़ी सी मेटल डाल दी। तो वो मेटल कौन सी होगी, जो कि अब इसे क्या रखा है, नो चेंज अकर इन टेस्ट ट्यूब A और B में तो अकर नहीं किया, लेकिन मेटल गोट डिजोल्ड इन द टेस्ट ट्यूब। कलर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मेटल पूरी घुल चुकी है, ठीक है। बट द मेटल गोट डिजोल्व इन द टेस्ट ट्यूब C। देखिए अब इसने क्या क्या रखा है, वर टेकन, देखो इसने क्या क्या लिया है, ABC लिया है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। देखो तीनों टेस्ट ट्यूब में मेटल को घोला गया है। तो इसमें देखा कि जो है नो चेंज अकर्ड, टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं दिखा, लेकिन मेटल टेस्ट ट्यूब C के अंदर पूरी घुल चुकी है। तो कौन सी मेटल घुल जाती है एक्वा रिजिया के अंदर, एल्यूमिनियम, Au, कॉपर, प्लैटिनम। मुझे बताइए गोल्ड पूरी घुल जाती है ना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर B के साथ जाएंगे। आगे देखिए, टेबल शो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस ABCD, 4 सब्सटेंस है ABCD। तो अब हमें मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है इसका B। देखो हमें निकालना क्या है, आयोनिक कंपाउंड बताना है। हम जानते हैं आयोनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आयन से मिलकर बने होते हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1210 1890 है ना, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर B और C कैसे हैं, आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम ऑप्शन नंबर B के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल फॉर्म एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं बेटा, बेसिक प्लस एसिडिक, जो दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम जानते हैं 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं, एक तो एल्यूमिनियम के और एक जिंक के। तो इसका नाम क्या होता है, Al2O3 और ZnO, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो हम इसमें एल्यूमिनियम के साथ जाएंगे क्योंकि जिंक ऑप्शन में नहीं है। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो मेन बेटा ये याद रखना चाहिए, अनसैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो डबल बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, अल्कीन में। ट्रिपल बॉन्ड किस में पाए जाते हैं, अल्काइन में। देखिए ये तो सिंगल बॉन्ड है, एन लगा हुआ है पीछे, तो ये क्या है, अल्केन। प्रोपीन में ईन लगा हुआ है तो क्या है, ये अल्कीन। प्रोपाइन में याइन लगा हुआ है तो क्या है, अल्काइन। और ये क्लोरोप्रोपेन एन लगा हुआ है तो क्या है, ये सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड कौन कौन से हो गए, प्रोपीन और प्रोपाइन। तो ये ऑप्शन 2nd और 3rd वो किसको दे रहा है बेटा, D ऑप्शन 2nd एंड 3rd। आगे देखिए भाई, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करती है रूम टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ। आपको पता है क्लोरीन क्या बनाती है, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले। तुमने एक पढ़ा था AgCl है ना, जब मैं उसको सनलाइट में पास करती हूँ तो क्या बनता है, Ag अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये रिएक्शन हमेशा किस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसे क्या रखा है, अब्सेंस, प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन कैन चोक व्हेन ए पीस ऑफ फूड बिकम्स लॉज्ड इन द विंड पाइप। देखिए बेटा ये बहुत पुरानी टेक्निक है। जब मान लीजिए हमारे विंड पाइप में खाना फंस गया, ब्लॉक हो गया, फ्लो फेयर हम ले नहीं पा रहे, तो इसके लिए फर्स्ट एड प्रोसीजर दिया जाता है, जो कि एक अमेरिका के डॉक्टर थे जिसका नाम हेइमलिच था। उन्होंने अपना एक फर्स्ट एड प्रोसीजर दिया था उस फूड को बाहर निकालने के लिए। क्या करेंगे, देखिए इसमें डायग्राम को देखिए। सबसे पहले एक क्लिच्ड फिस्ट बनाएंगे, ठीक है, बनाई,
और एक हाथ को देखो ऐसे उसको उसमें फंसाएंगे, देखिए हाथ फंसा लिया। इस इंसान को देखिए, उसके पेट रिब केज के ठीक नीचे उसने हाथ को रखा हुआ है और उसको वो इनवर्ड और आउटवर्ड पुश करेगा। एक बार तो उसको अपने अंदर की तरफ खींचेगा, एक बार उसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे खाना बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा। देखो रिब केज के ठीक नीचे है, लंग्स में हवा भरेगी फिर बाहर जाएगी, तो इससे क्या आएगा, एयर प्रेस होएगा और लंग्स में एयर प्रेशर की वजह से खाना क्या आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम घर पे ही इलाज कर सकते हैं जब हमारे विंड पाइप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो खाना फंस जाता है तब। आगे देखिए, एक डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन कब दिया जाता है? हिज ब्लड प्रेशर वॉज लो, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, बिल्कुल भी नहीं। उसका हार्ट स्लो बीट कर रहा हो या उसका शुगर लेवल बढ़ गया हो, शुगर लेवल बढ़ने पे दिया जाता है। देखिए, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू। मेरे को एक बार बताइए, पोलन ट्यूब का बढ़ना, देखो जैसे हम अगर फूड को खाते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो करती है ना, ऐसे ही पोलन ट्यूब में केमिकल को वो खाएंगे तो कीमोट्रोपिज्म आएगा। क्या आएगा? कीमो। पानी, ओनली पानी से वो बढ़ेंगे नहीं। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है धरती की तरफ जड़ों का बढ़ना, फोटोट्रोपिज्म का मतलब तने का बढ़ना लाइट की तरफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, offspring formed by a asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because। मुझे बताइए, जो एसेक्सुअल मेथड है, देखो भाई रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? एसेक्सुअल, और सिमिलरिटी आ रही है, सिमिलरिटी आएगी ना, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट होता है, ये ट्रू है। एक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये भी ट्रू है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रॉन्ग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि एसेक्सुअल का सेक्सुअल से कोई लेने देना नहीं है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ट्रू करते हुए ऑप्शन नंबर ए को करेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम पेयर किए गए परफेक्टली एक्सेप्ट वन। एक को छोड़कर देखो, वो हम जानते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ पे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जामिन द फिगर गिवन अलोंगसाइड एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए हमारे पास ये फिगर दे रखा है, देखो बेटा ये मैंने कंप्लीट कर दिया था, वरना फिगर सिर्फ इतना सा दे रखा था, कॉनकेव मिरर था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं ग्राफ पेपर पे यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 1, फिर यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 2, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 3। अब हमारे पास देखिए बेटा मिरर कैसा है, मिरर है हमारे पास कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव। तो कॉनकेव में अब देखिए पी है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। तो हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी? 3। और नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ में, कॉनकेव में -3 हो गई। और हम जानते हैं देखो जब हम सी पर कोई इमेज बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज की बनती है। देखो मैंने ड्रॉ भी कर रखी है, एक रे डाली मैंने पैरेलल का रूल होता है वो फोकस में से लौट कर आ गई, और एक मैंने खुद फोकस में से पास करवाई, और फोकस का रूल क्या होता है? पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो दोनों किस पॉइंट पे मिले? सी पर ही। तो सेम साइज की इमेज बनी है जिसमें यू और वी बराबर है, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? 1। सेम साइज बनी है, क्योंकि एम का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। देखिए एम का क्या फॉर्मूला होता है? -v/u। तो v और u इक्वल है, तो u/u कितना आया? -1। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? -1। माइनस निशान किसको दिखाते हैं बेटा? रियल और इन्वर्टेड इमेज को। आगे, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। देखो भाई मेटेरियल को चेंज कर दे, मुझे बताइए रजिस्टिविटी डिपेंड करती है ना नेचर पे, इसे ऑप्शन गलत है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, शेप ऑफ रजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो शेप हम कैसी बना सकते हैं। मेटेरियल और टेम्परेचर दोनों चेंज कर दिए जाए तो चेंज होगी वो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। देखिए बेटा मान लीजिए ये मैंने हाथ में पेन को पकड़ा, अब देखिए मैं ऐसे होल्ड कर रही हूँ, अब मेरा जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की, राइट हैंड थंब रूल है, और मेरी जो उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ जा रही है। ये उंगलियां कैसा बना रही है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी। क्या बनाएंगी बेटा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो क्या आएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होंगी। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्यूज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होती है प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट को, बिल्कुल ट्रू है। राइट हैंड थंब रूल है वो यूज होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये बेटा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल यूज होता है इंड्यूज करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए। किसके लिए? इंड्यूज करंट। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखा, डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या है? कि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बिल्कुल ट्रू है।
और अल्टरनेटिव करंट डायरेक्शन को बार बार चेंज करता रहता है, ये भी ट्रू है। इंडिया में AC की डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है, 1/50 साइकिल, बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। HCl गैस है वो चेंज नहीं होती, द कलर किसको चेंज नहीं करती, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को, ये बात बिल्कुल ट्रू है। वो वेट को ही गीले मॉइस्ट वाले लिटमस पेपर को चेंज करेगी, ड्राई को नहीं करेगी। नेक्स्ट, HCl गैस डिजोल्व हो जाती है वाटर में प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर और H+ साइन देती है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब दोनों ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि HCl क्यों कलर चेंज करती है, क्योंकि वो H+ साइन से देती है, इसलिए ए ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट, अपोजिट होता है स्टेम से, ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए स्टेम जाता है ऊपर और रूट जाती है नीचे, ठीक है, और ऑक्सिन हार्मोन का काम है स्टेम की ग्रोथ को तो बढ़ाना और रूट की ग्रोथ को रोकना, ये काम होता है बेटा। अगला है ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीज करता है रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट, बिल्कुल गलत है, वो रूट की ग्रोथ को तो बल्कि कम करता है और स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट, टेस्टिज लाई इन पेनिस आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम टेस्टिज को समझते हैं। जो टेस्टिज है वो क्या होती है, दो छोटी ऑर्गन होती है जो कि किस में पाई जाती है, मेल के स्कोर्टम नाम की जगह पे पाई जाती है, और वे उनका काम क्या होता है, वो स्पर्म निकालती है और कौन सा हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालती है। तो इसका मतलब जो टेस्टिज है आउटसाइड द पेनिस में होती है, बिल्कुल गलत है, पेनिस में कोई टेस्टिज नहीं होती, ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, स्पर्म रिक्वायर करता है टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है बेटा, उसका टेम्परेचर कम होगा तभी जाके वो स्पर्म निकलेगा, ये बिल्कुल ट्रू है। आगे, एक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल ट्रू है कि सेल में केमिकल होते हैं फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो सारे केमिकल यूज हो जाते हैं तो सेल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सेल एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 सैम्पल पेपर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।